हाँ देखो बेटा, कल हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ये पढ़े थे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट में ढेर सारी चीजें पढ़े थे, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो ये हो जाता है आपका ए बी साइन थीटा एन कैप, जहां एन कैप क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर जो ए के और बी के क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर जो ए के और बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जब भी आप ए क्रॉस बी करते हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो आपको एक थर्ड वेक्टर मिलता है सी। वो एक सहेली के बारे में इनके साथ पढ़ने जाती है। तो ट्रायंगल, अब इसका यूज करेंगे ना हम लोग, अब इसका यूज हम लोग करेंगे, यूज करके निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक बात जाने रहिएगा कि जब ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा तो पैरेललोग्राम का भी निकल जाएगा। कहिए कैसे? सुनो, पैरेललोग्राम का तो जो तुमने एरिया पढ़ा पैरेललोग्राम का, वो पढ़ा है बेस इंटू हाइट। बताओ पढ़ा है कि नहीं? ट्रायंगल का जो एरिया पढ़ा वो क्या पढ़ा, 1/2 बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का क्या पढ़ा है, बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बस 1/2 का ही तो डिफरेंस है। तो ट्रायंगल का मिल जाएगा तो पैरेललोग्राम का नहीं मिल जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो गया आपका ट्रायंगल, ठीक है। और एज्यूम कर लिए कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर क्या है ए, और ये वेक्टर है बी, ठीक। ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये दो एडजेसेंट वेक्टर्स हैं, दो एडजेसेंट वेक्टर्स हैं और इनका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है। अब इनके बीच में हम एंगल मान लिए थीटा। कितना मान लिए? थीटा। अभी क्या चाहिए देखो, यहां से लेके यहां तक, कहां से लेके कहां तक, ए से लेके बी तक, ये आपका बी वेक्टर है, और ए से लेके सी तक ये आपका क्या है, ए वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर है। आप बताइए, अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएं, अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएं तो ये हमारी हो जाएगी वाई एक्सिस, हो जाएगी कि नहीं, और ये हो जाएगी एक्स एक्सिस। ये क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस। तो ये हो गई आपकी वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस। अगर हम आपसे पूछें, आपको हमने पहले बताया था, अगर हम आपसे पूछें कि जो बी का कंपोनेंट है, बी का कंपोनेंट, ध्यान समझिए, बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग कितना होगा, बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग कितना होगा, तो देखो ध्यान से, तो तुम ये कहोगी कि देखिए बी का कंपोनेंट अगर आपको ए पे निकालना है, ए पे यानी एक्स एक्सिस पे निकालना है, एक्स एक्सिस पे निकालना है, तो आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ड्रॉ कर दिए? ये परपेंडिकुलर इसके बराबर होगा कि नहीं बताइए? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एक्स एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वाई एक्सिस पे, तो ये जो इतना ये वाला, ये जो वाई एक्सिस वाला है, ये होगा इसका वाई कंपोनेंट। ये क्या होगा? वाई कंपोनेंट। और ये होगा इसका, ये होगा इसका एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट इसका होगा बी कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट इसका होगा बी साइन थीटा।
बोलिए होगा कि नहीं? बी का हम बता रहे हैं। आपको पता है कि जब आप एरिया निकालते हो तो एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है ध्यान से देखिए, बेस ट्रायंगल की जिस साइड पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, जिस साइड पे, इस साइड को क्या बोलते हैं? बेस। तो बेस हो गया आपका ए, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये, इसी को कहा जाता है हाइट। और हाइट किसके बराबर है? बी साइन थीटा के। किसके बराबर? क्या अब ये हाफ ए बी साइन थीटा बन गया? बोलिए, अगर ये ए बी साइन थीटा बन गया तो ये हो गया हाफ ए क्रॉस बी। हुआ कि नहीं? लेकिन ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ऐसे मॉड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मॉड। अब ये हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। अगर यूनिट में दिया है, मान लिया सब मीटर में दिया, तो अभी क्या लगा देंगे? मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर ये दोनों, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये दोनों ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड हैं, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। बोलिए होगा कि नहीं? होगा ना? अब अगर ये पैरेललोग्राम हो तब रेक्टेंगल का एरिया होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। यानी पैरेललोग्राम का एरिया आपका निकल के आएगा ए क्रॉस बी। क्या निकल के आएगा? ए क्रॉस बी। क्योंकि देखो पैरेललोग्राम भी बना दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये देखो, ये देखो, यहां से हम इसको ले आए इधर और ये इसमें मिला दिए। अब ये पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं? बन गया ना? पैरेललोग्राम भले बन गया। देखो हाइट यही रहेगी, बेस यही रहेगा, तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस तुम्हारा ए, हाइट तुम्हारी बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा का मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। हो गया ना? ठीक। तो जब भी हमें एरिया निकालना होगा पैरेललोग्राम का या ट्रायंगल का, तो पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड by the vector represented by the vector a vector is equal to 2i plus 3j cap and b vector is equal to i plus 4j cap, i plus 4j cap। अरे स्पीच देनी है कुछ कि नहीं? कुछ नहीं देनी है। देखो 2i plus 3j cap, i plus 4j cap। हमको कुछ ख्याल रहे चाहे ना रहे, इतना याद रहता है कि नापिया को स्पीच देना है कि नहीं। देखिए ए और बी, तो हमें क्या निकालना है? पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? कुछ नहीं करना है यार। देखो ए क्रॉस बी निकालेंगे और ए क्रॉस बी का क्या निकाल देंगे? मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो चलिए निकालते हैं ए क्रॉस बी। देखिए ए है आपका 2i plus 3j और बी है आपका 1i plus 4j। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं डायरेक्ट। ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी निकालना है। आई का मल्टीप्लीकेशन आई से तो 0 हो गया। आई का जे से करेंगे तो के आएगा। आई का जे से करेंगे तो क्या आएगा? ऐसे सर्कल से सीखते हैं, ऐसे आई जे के। आई का जे से करेंगे तो के आएगा, जे का के से करेंगे तो आई आएगा, के का आई से करेंगे तो जे आएगा। उसके आगे वाला आता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आई का आई से 0 आ गया,
लेकिन आई का जब जे से करेंगे तो के आएगा, और 2 4 जा हो जाएगा 8, हो गया। जे का आई से करेंगे, देखिए आई का जे से करते तो के आता, आई का जे से करते तो क्या आता, के आता, लेकिन जे का आई से करें तो माइनस के आएगा, माइनस के आ जाएगा, माइनस के। जे का आई से किया तो क्या आ गया, माइनस के, और माइनस के कितना 3 बन जा, कितना आएगा, अरे भाई ये कितना आएगा, 3 बन जा 3 यानी -3। अब जे का जे से करोगे, जानते ही हो 0 आ गया, तो a क्रॉस b कितना आया, 8 - 3। अब बताइए कितना हो जाएगा, 5k। अब भाई तुमको मैग्नीट्यूड निकालने का जरूरत है, 5 आ गया, और क्या। मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का, 5 आ गया। अब ये नहीं कि अंडर रूट लगाएंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 5 बाहर निकालेंगे, पागलों वाला काम नहीं। जब पहले से ही खाली 5 है तो ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। पहले से है ना 5, तो करने की जरूरत ही नहीं है। एरिया कितना आ गया, 5 यूनिट, कितना आ गया, 5 यूनिट। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है कुछ एग्जांपल है, देखिए वेक्टर प्रोडक्ट के, जिसमें से टॉर्क क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट। इतनी आसान भी नहीं होती है ये, इसको पढ़ेंगे बहुत टाइम लग जाता है, 2 दिन तो समझाएंगे, फील कराएंगे ये टॉर्क कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये समझिए फोर्स है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, दोनों का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। इसके बाद देखो एंगुलर मोमेंटम हो गया, तो जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो होगा तुम्हारा लीनियर मोमेंटम और रेडियस मोमेंटम का क्रॉस। इसके बाद वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वेक्टर जो होगा ये होगा एंगुलर वेलोसिटी रेडियस, ऐसे ही सब है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ये भी होगा एक्सेलरेशन क्रॉस आर, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि मतलब ये सब समझ में नहीं आ रहा है, बहुत आसान होता है, हाँ बहुत आसान होता है। देखो कितना आसान होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो ना, ट्रिग्नोमेट्री से शुरू होता है। देखो थीटा इज इक्वल टू L/R, यहीं से शुरू होता है। L इज इक्वल टू थीटा इंटू R, थीटा मतलब सब एंगुलर वाला, और L मतलब लीनियर डिस्टेंस, ये सब लीनियर मोशन वाली है। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वेलोसिटी आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट होते हैं, तो ओमेगा r आ जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, इसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, क्या हुआ, किसको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन क्रॉस आर हो जाएगा, तब आसान लगेगा, बट पढ़े रहेंगे तब आसान। देखो मुझे लड़ो देंगे तो बोलिए, हम बता दे रहे हैं, अपने प्रेजेंट के चक्कर में हमारा फ्यूचर बर्बाद कर रही है। देखो हो गया ये, अब इतना काटना पड़ेगा। यार तो सहेली वाली बात भी कर लेना चाहिए था, लेकिन जाने दीजिए, चकुल खोटी ने जा कह भी सकती है। यहीं पे चश्मा लगा ली थी, चश्मा कहीं लगाने रहे जब आई फ्लू हुआ है, तो अपना ही तो लगाओ, क्या लगाओगी जी, अभी को हुआ है यही है, कुछ नहीं। आई फ्लू हुआ उसके बाद चश्मा नहीं लगा दी, बताइए। पावर का 2 पहले से पड़ा है। तो देखो वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जांपल आपका हो जाएगा, टॉर्क हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम हो गया, आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम,
वेलोसिटी हो गई, एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस आर, एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर। और बहुत ज्यादा चीज पढ़ोगे टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, P क्रॉस ई, फिर पढ़ोगे टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे M क्रॉस बी, ऐसे आती जाएगी। जहां जहां फार्मूले में कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी वहां वहां आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, और जहां जहां साइन थीटा आ जाएगा वहां वहां क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, बायोटेंट सावर्ट लॉ पढ़ा जाता है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो कहते हैं आइडियल आर क्रॉस वेक्टर में लिखेंगे डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में देखो, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर रखा रहेगा तो उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी। इसको वैसे पढ़ेंगे बी आई एल साइन थीटा। बिल कह के याद रहता है ये फार्मूला, बी आई एल बिल साइन थीटा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स, फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स F इज इक्वल टू आपको दिया है -3I प्लस जे कैप प्लस 5K कैप। ठीक है, और R वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 7I प्लस 3J प्लस K कैप। F क्रॉस R निकालना है, क्या निकालना है, F क्रॉस R। ये देखिए, ये हो जाएगा I J, ये हो जाएगा K। I वाले में है -3, J वाले में हो जाएगा 1 और यहाँ K वाले में हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। I को हम रोकेंगे, J क्रॉस है 1 - 1 हो जाएगा, 5 3 जा 15। उसके बाद देखो J वाला, K और I मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे +3, -3 होगा, माइनस की वजह से +3 हो जाएगा। इसके बाद K जब करेंगे तो I J करेंगे, 3 और 9 कितना हो जाएगा, -9 और ये हो जाएगा -7। कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा -14I, ये कितना हो जाएगा 38J, ये कितना हो जाएगा 16K। ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन कल दिए थे, कह रहे थे कि एक होगा 7I प्लस 3J प्लस K, है ना, और एक था आपका 6I माइनस 3J प्लस 2K, ये दिए थे ना। और कहते हैं कि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करिए जो इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो देखो हमें पता है कि जब हम A क्रॉस B निकालते हैं तो यहाँ पे जो n होता है ये क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर जो इनके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और A क्रॉस B से हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक C वेक्टर। क्या मिलेगा, ये जो C वेक्टर होगा ये A के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो C वेक्टर होगा वो क्या होगा, B के भी परपेंडिकुलर होगा। तो पहले हम A क्रॉस B करके C वेक्टर निकालेंगे, है ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक ऐसा वेक्टर जो इसके भी परपेंडिकुलर हो, इसके भी परपेंडिकुलर हो। तो अगर A और B दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलता है वो दोनों की क्या होता है,
परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो देखो करते हैं ना, क्या करना है, आई जे के करेंगे, एक होगा 7, एक होगा 3, एक होगा 1, एक होगा 6, एक होगा -3, एक होगा 2। आई कॉमन लिए, ध्यान से देखिए, आई जब कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 +3। जे वाला कंपोनेंट निकालेंगे तो के और आई करेंगे, हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -14। इसके बाद के वाला कंपोनेंट निकालेंगे, के वाला कंपोनेंट निकालेंगे 7 3 21 और 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना। अभी कितना होगा देखिए, ये हो जाएगा 9i और ये हो जाएगा 8j और ये हो जाएगा -8 1 9 और 2 1 3 39। कितना हो जाएगा 39k। अब आपको मिल गया सी वेक्टर। ये सी वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। आपको सी वेक्टर निकालने के लिए नहीं कहा गया था, आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहा गया था। तो आप कहेंगे यूनिट वेक्टर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, जिस यूनिट वेक्टर की आपको तलाश है वो क्या होगा, यही वेक्टर अपॉन किसी का मैग्नीट्यूड 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगी, जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर n वेक्टर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे है, n वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ए आई प्लस बी जे है। अब थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं, ढेर सारा। ठीक है, और ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। अच्छा, किसके परपेंडिकुलर है, आई और जे के। ये जो वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है। तो आपसे कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए परपेंडिकुलर है अगर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई होगा ए, आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई होगा ए, जे वाला जे वाले से मल्टीप्लाई होगा बी। कितना आया, a प्लस बी। अब a प्लस बी आपको 0 लाना है ना, कब पॉसिबल है, जब a भी 0 और b भी 0, और कोई तरीका नहीं है ना। बोलिए, समझ में आ रही है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा a अगर 1 हो, b अगर -1 हो, तब भी 0। a अगर 2 हो, b अगर -2 हो, तब भी 0। a अगर 1/√2 दिया हो और b -1/√2 दिया हो, तब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो इतना तो आपको पता चल जाएगा कि a प्लस बी दोनों सम होके 0 आना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या दिया है। अब ऑप्शन देखिए, एक दिया बेटा 1, 0, बताइए सेटिस्फाई करेगा, नहीं। दूसरा दिया आपका -2, 0, ये सेटिस्फाई करेगा, नहीं। तीसरा दिया 3, 0, ये सेटिस्फाई करेगा, नहीं। चौथा दिया 1/√2 -1/√2, ये सही है कि नहीं, सही है ना। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें a प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया। अब तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि चारों में से कौन सा सेट हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, कह रहा है गिवन दैट a इज इक्वल टू बी। a का जो मैग्नीट्यूड है वो b के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। कह रहा है एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा। एक ऑप्शन है आपका दिया 30 डिग्री, एक है 60 डिग्री,
एक है आपका 90 डिग्री और एक कितना है 180 डिग्री। एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूछ रहा है कितना होगा। इसके बीच में और इसके बीच में आपको एंगल निकालना। बताइए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यू दोनों की सेम है। थर्टी डिग्री होगा कि 60 डिग्री होगा कि 90 डिग्री होगा कि 180 डिग्री होगा। बताइए, देख लीजिए, देखिए कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए, ऐसे ही बता दे रहे हैं। देखो मान ले ये ले लेते हैं, ठीक है, या ये नहीं लेते हैं, जनरल लेके चलते हैं। देखो ध्यान से, ये वेक्टर है ए और ये है वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर ये पूरा 2 थीटा हुआ, पूरा 2 थीटा हुआ, तो जो इनका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वो थीटा पे होगा। कितने पे होगा? क्योंकि जब मैग्नीट्यूड सेम रहता तो रिजल्टेंट बीचों बीच में से जाता सेम एंगल बना के। ये बताए थे ना, बताए थे कि नहीं? अब बताइए। अब a माइनस बी आपको करना है, a माइनस बी, ध्यान से देखना। तो a माइनस बी आ गया इधर, माइनस बी इधर आ गया। तो ये अगर पूरा 2 थीटा है तो ये कितना होगा? 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा। तो ये जो रिजल्टेंट होगा a माइनस बी कितने एंगल पे होगा? ये आधा करिए, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो बताओ, ये इससे थीटा पे है और इससे 90 माइनस थीटा पे है, दोनों को जोड़िए कितना आ गया? 90। कितना आ गया? 90। ऑप्शन कौन सा होगा? समझ में आया कि नहीं ये वाला? ध्यान से देखो, वेक्टर तुम्हारा ये है ए और ये वेक्टर है बी, वैल्यू दोनों की सेम है। तो अगर दोनों के बीच में एंगल 2 थीटा है तो चूंकि मैग्नीट्यूड a इज इक्वल टू बी है, जब ऐसा होता है दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहे तो रिजल्टेंट इनके बीचों बीच से जाता है। यानी ये हो गया a प्लस बी, कितने डिग्री पे? थीटा डिग्री पे। थीटा ये होगा और ये भी कितना होगा? थीटा होगा। अब देखो, माइनस बी, ये तो था बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर इधर होगा, ठीक है। तो अब a और माइनस बी के बीच में एंगल कितना होगा? देखो ध्यान से, a और माइनस बी के बीच में, किसके बीच में एंगल होगा? 180 माइनस 2 थीटा, क्योंकि ये पूरा 2 थीटा, तो ये कितना बचेगा? 180 माइनस 2 थीटा। और पूरा ये होगा 180 माइनस 2 थीटा, रिजल्टेंट ऐसे बीचों बीच से जाएगा a माइनस बी, और a माइनस बी एंगल का आधा करेंगे तो ये होगा 90 माइनस थीटा। अब इन दोनों वेक्टर को देखिए, एक ये r है, a प्लस बी, और एक ये है a माइनस बी। एक है तुम्हारा थीटा और एक है 90 माइनस थीटा। दोनों को सम करिए, थीटा से थीटा कट गया, कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और ये हमको डायरेक्टली भी पता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग को पता नहीं है कि a प्लस बी a माइनस बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं? क्यों? पता है कि नहीं? प्रूफ किए थे इसको हम, ठीक है। इसके बाद देखिए, कह रहा है कि b वेक्टर इज इक्वल टू है 5i प्लस 2j माइनस sk, और a वेक्टर इज इक्वल टू है 3i प्लस 1j प्लस 2k। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है s की, और कहा ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है।
ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0। कितना आना चाहिए, देखिए 5 3 15, 2 1 2, 5 2 10, सॉरी एस है भाई, एस और 2 कितना होगा, 2s, कितना होगा 2s इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब बताइए 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 2s इज इक्वल टू 0। s इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, 17/2, 17/2 हो जाएगा। 17/2 का मतलब 8.5। आगे बढ़े, कह रहा है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ what is the component of 3i plus 4j along I plus j, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a on b, a on b कैसे निकालते हैं, a और b का डॉट प्रोडक्ट और b का मैग्नीट्यूड नीचे, तो a on b निकालना है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट देखिए, 3 बन जा 3 और 4 बन जा 4, इसका मैग्नीट्यूड देखिए √2, क्या चीज √2, कितना हो जाएगा 7/√2। ये शायद करा चुके थे हम पहले ही, कराए ना, 7/2 √2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा ना। चलिए आगे देखिए, अब ये हो जाएगा आपका, कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि वेक्टर p है, q है, r है, वेक्टर p है, q है, r है, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वह है 5 है, 12 है, 13 है, 5 है, 12 है, 13 है, और p प्लस q इज इक्वल टू r है। ये शायद कर चुके हैं जी, कर चुके हैं ना। देखो 5 है, 12 है, 13 है, 5 है, 12 है, 13 है, 5 का मतलब 25, इसका मतलब 145, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के मिल रहा है ना, कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी तीनों ऐसे होंगे, ऐसे, ये 13 वाला यहां होगा, एक ये 12 वाला, एक ये 5 वाला। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन Q एंड R, Q और R के बीच में एंगल पूछा है, तो Q ये है ना और R ये है, ये पूछा है, इसको निकाल नहीं लेंगे, cos थीटा sin थीटा कुछ भी लगा के, cos थीटा लगा लीजिए, sin थीटा लगा लीजिए, tan थीटा लगा लीजिए, जो मर्जी है वो लगा लीजिए। ठीक है, मान लिया आप tan थीटा में निकाले, tan थीटा में आपने निकाला, मान लेते हैं आपने tan थीटा में निकाला, और वो tan थीटा वाली वैल्यू उसमें नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, cos थीटा में दिया है, तो आप ध्यान देंगे tan थीटा में ना निकाल के किस में निकालेंगे, cos थीटा में। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आप क्या करते हैं, वेक्टर वाले पार्ट को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद एक लॉमीज थ्योरम भी पढ़ी जाती है, बट वो सीधे पढ़ाएंगे एनएलएम में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, है ना। ठीक।